वन मिड कैप स्टॉक टू वॉच। सो परंपरा के अनुसार नाम पहले आप लोगों को बता देता हूं। L&T फाइनेंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और एक थोड़ा सा छोटा सा बट एक छोटा ही बट डिटेल्ड एनालिसिस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। तो एक प्रेजेंटेशन पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और डिटेल में वो समझाने की कोशिश करूंगा। बट उससे पहले वर्ल्ड कप की खुशियां अभी भी जारी है एंड दैट्स व्हाई वर्ल्ड कप ये प्रोमो कोड भी एक्टिव है। हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 65% is available on our model portfolio subscription, Stockometer Plus and Fundometer कॉम्बो ऑफर्स। और 3 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप जाते हो तो डिस्काउंट जो है वो 70 to 75% तक भी जा सकते हैं। तो आशा करूंगा आप investor.in को जरूर विजिट करोगे। सो अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जिसका नाम है L&T फाइनेंस लिमिटेड। तो ये एक प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। पहले तो बात करते हैं कि कैसे अपना डीएनए ये कंपनी चेंज कर रहा है। मैं वैसे डीएनए कंपनी चेंज कर रहा है और ये बोलते बोलते बैंक बोलने वाला था, बट दिस इज एन एनबीएफसी और हमने ऑलरेडी एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ ये डीएनए चेंज होता हुआ देखा है और उसके रिजल्ट्स भी हम देख रहे हैं। तो आई थिंक उसी तरीके का एक रिटेलाइजेशन यानी कि जो होलसेल लेंडिंग होता था एज एन एनबीएफसी इस कंपनी में, वो अब रिटेल लेंडिंग पे फोकस करने वाले हैं या करना शुरू कर दिया है। और इन्होंने एक लक्ष्य रखा था, लक्ष्य 2026, लक्ष्य 2026, जिसमें वो रिटेल लेंडिंग पे ही सबसे ज्यादा नंबर्स अचीव करना चाहते थे। बट ऑलरेडी 2 साल पहले ही उन्होंने वो गोल अचीव कर लिया है। उसी को समझाता हूं पहले आप लोगों को। रिटेलाइजेशन का टारगेट क्या था कंपनी का? तो उनका ये था कि बाय FY26 95% ऑफ द लेंडिंग या लोन्स जो उनके होंगे वो या एसेट बुक होगी वो रिटेल लेंडिंग की होगी, ऐसा उनका टारगेट था, जो उन्होंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। Q4 FY24 में उनका जो नंबर अचीव किया उन्होंने 94% का है। कब लिया था ये लॉन्च, ये टारगेट? ये FY22 में, Q4 FY22 में इन्होंने ये टारगेट लिया था कि बाय FY26 वी विल अचीव दिस 95% रिटेलाइजेशन, बट within 2 years they have achieved that. So from 51% to 94%, and this is a big win for the company. जो एक थॉट मतलब डीएनए चेंज करना था वो उन्होंने यहाँ पे कर दिया है। ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो उनका टारगेट था ग्रोथ का, रिटेल ग्रोथ का 25% CAGR। Q4 में दिस नंबर, Q4 FY22 में दिस नंबर was 10%, but Q4 FY24 में दिस नंबर इज एट 31%। तो आई थिंक दिस इज अ बिग अचीवमेंट फ्रॉम द, एंड कंसिस्टेंसी भी यहां पे नजर आ रही है कंपनी की। देन एसेट क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो ग्रॉस एनपीए के नंबर्स उनके टारगेट है लेस देन 3%, नेट एनपीए का टारगेट है लेस देन 1%। Q4 FY22 में ये नंबर था 4.08% फॉर ग्रॉस एनपीएस एंड 1.98% फॉर नेट एनपीएस। बट नाउ Q4 FY24 द नंबर फॉर ग्रॉस एनपीए इज 3.15% एंड नेट एनपीए इट इज 0.79%। सो नेट एनपीए का टारगेट उन्होंने ऑलरेडी अचीव कर लिया है एंड आई थिंक ग्रॉस एनपीए भी नेक्स्ट 1 or 2 quarters में they will achieve. It is quite near to 3%. And remember, this is Lux 2026 and they are in FY25, that too first quarter. तो I think मुझे लगता है कि काफी comfortably they will be able to achieve those numbers. Then consolidated return on asset का जो टारगेट कंपनी ने लिया हुआ है FY26 में वो है 2.8 to 3%। करंटली जो नंबर है वो है 2.19% फॉर Q4 एंड पूरे साल के लिए ये नंबर है 2.32%। तो आई थिंक ये नंबर अचीव करने के लिए शायद उनको और 1-2 साल लग सकते हैं। सो इट इज वर्क इन प्रोग्रेस। तो अचीव जो नंबर्स उन्होंने कर दिए, वैसे देखा जाए तो रिटेल ग्रोथ का नंबर अचीव किया हुआ है 25% CAGR का। बट आई थिंक दिस व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, दिस इज कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट। रिटेलाइजेशन इज इन स्ट्राइक, 95% का टारगेट है, 94% पे वो पहुंच भी चुके हैं। अब लोन बुक की बात करेंगे तो यहां पे भी एक टिपिकल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्टोरी मुझे नजर आ रही है कि लोन बुक एक्चुअली बढ़ी नहीं है। फ्रॉम 99,000 इन FY19 अगर हम देखते हैं तो वहां से ये नंबर 80,000 तक नीचे आया और अब लास्ट ईयर में फ्रॉम 80,893 से ये नंबर 85,564 करोड़ रुपीस तक ऊपर गया है। सो अब यहां पे पूरी रिस्ट्रक्चरिंग चल रही थी कि आपका ये जो होलसेल लेंडिंग का बुक है वो कम होता जा रहा है और रिटेल लेंडिंग का बुक बढ़ता जा रहा है, बट ये ग्राफ में वो नजर नहीं आएगा। तो वो कहां नजर आएगा? वो यहां पे नजर आ सकता है। सो आप समझ सकते हो कि FY19 में 36% रिटेल लेंडिंग थी, 53% होलसेल लेंडिंग थी, और ये लेंडिंग अब FY19 36% से ये बढ़ के अब
FY23 में 75% हुई एंड FY24 में रिटेल लेंडिंग इज एट 93.5%। तो यही वो नंबर है जिस पे हमने फोकस करना चाहिए कि कैसे ये डीएनए फ्रॉम 36% टू 93%। आई थिंक दिस इज अ बिग शिफ्ट। ये पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल ही चेंज यहां पे हुआ है एंड विच इज लुकिंग क्वाइट सक्सेसफुल ऑल्सो। अब वो नंबर्स कहां से पता चलेंगे? वो नंबर्स हमें यहाँ जो ओवरऑल डिसबर्समेंट एंड लोन बुक का स्प्लिट है कैसे चेंज हो रहा है। तो डिसबर्समेंट देखिए, रिटेल डिसबर्समेंट इन FY19 was 23,540 crore rupees and last year it was at 54,268 crore rupees। 21.2% का CAGR यहां पे है। विजाविज FY19 में जो होलसेल डिसबर्समेंट थी वो 34,683 करोड़ रुपीस की थी, वहां से अब FY24 में दिस नंबर इज एट 2026 करोड़ रुपीस। तो कंप्लीटली मतलब ये नंबर, ये होलसेल लेंडिंग का बिजनेस ही उनको नहीं करना है, पूरा का पूरा बिजनेस रिटेल लेंडिंग पे ही करना है। लोन बुक स्प्लिट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे, सो फ्रॉम 25,000 करोड़ रुपीस या 36,000 करोड़ रुपीस इन FY19 to 80,000 crore rupees in FY24 and wholesale lending from 52,000 crore rupees to 5,000 crore rupees। तो आप सीधे देख सकते हो कि कैसे ये नंबर चेंज हो रहे हैं एंड दिस इज द नंबर विच वी आर टॉकिंग। 99,000 करोड़ रुपीज से 85,000 करोड़ रुपीज तक नीचे आया है लोन बुक, बट रिटेल लेंडिंग बुक 36,000 करोड़ रुपीज से 80,000 crore rupees तक गया है and that's what the company is trying to communicate। We will focus on the retail lending business, यानी कि more diversification, lesser impact on the NPAs। अगर कोई नंबर ऑफ अकाउंट्स NPAs होते हैं तो बड़ा NPA क्रिएट होने के लिए बहुत सारे अकाउंट्स को NPA होना पड़ेगा, बट होलसेल लेंडिंग में अगर आप एग्जांपल 10 होलसेल लोन्स आपने दिए हुए हैं, एक भी लोन डिफॉल्ट करता है तो 10% हो जाएगा वो, बट विजा विज 10 की जगह आप अगर 1,000 कर रहे हो, 10,000 कर रहे हो, 50,000 लोन्स कर रहे हो, तो आई थिंक वहां पे इंपैक्ट जो होगा वो काफी कम होगा। तो यही जो पूरा थॉट है वो डाइवर्सिफिकेशन का है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बुक, मतलब आप रिस्क को डाइवर्सिफाई कर रहे हो वहां पे। अब यील्ड ऑन एडवांसेस की अगर हम बात यहां पे करते हैं, तो FY19 में दिस नंबर वाज 12.5%, FY24 में दिस नंबर इज एट 15.3%। तो ये कंसिस्टेंटली मतलब यहां आफ्टर FY21 ये कंसिस्टेंटली बढ़ा है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो 7.8% लास्ट ईयर थी, 7.5% FY23 में थी, बट ये बढ़ने का पीछे का रीजन है हायर इंटरेस्ट रेट कॉस्ट। जिस तरीके से आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए, रेपो रेट्स बढ़ाए, तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स पे भी हुआ है। Net interest margin, because the focus is more on the retail lending, it has gone up to 8.7% from 5%, 5.6% in FY19। Fee and other income is at 2%। NIM and fee and other income की अगर हम बात करते हैं, so that number is at 10.7%। तो आई थिंक ये फोकस रिटेल लेंडिंग की वजह से काफी अच्छा बढ़ा है और उसी का नतीजा नंबर्स इंप्रूव होने में भी हुआ है। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर बढ़ा है, 4.3% तक गया है। ऑब्वियसली होलसेल लेंडिंग के कंपैरिजन में रिटेल लेंडिंग में एफर्ट ज्यादा लगेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी, एंड दैट्स व्हाट हैज हैपेंड ओवर हियर, बट इट्स ओके। आई थिंक स्टिल द वे अर्निंग्स बिफोर क्रेडिट कॉस्ट अगर हम बात करते हैं तो 6.4% की है, क्रेडिट कॉस्ट इसमें से माइनस करते हैं तो 2.5% की है, रिटर्न ऑन एसेट्स विच आर कमिंग आउट अराउंड 2.3%। तो ये बिजनेस भी चेंज हुआ, डीएनए चेंज किया, एंड अगेन रिटर्न ऑन एसेट का नंबर भी काफी अच्छा अचीव कर रहा है कंपनी। आरओई के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे तो डेफिनेटली दे हैव गॉन थ्रू सम टफ टाइम्स इन बिटवीन। जब एनपीएस वगैरह बढ़े थे तो वहां पे कॉस्ट ज्यादा बढ़े हैं, तो उस हिसाब से नाउ द ग्रोथ पाथ इज क्वाइट विजिबल। 5.5% का आरओई था FY22 में, 7.8% FY23 में, एंड नाउ इट इज एट 10.4%, and it will keep on increasing looking at the trend and looking at the business model which they have changed। कैपिटल एडिक्वेसी की अगर हम बात करते हैं तो 22.8% का कैपिटल एडिक्वेसी है, and this company belongs to a very very strong group, so parentage will help if required। कि पैसों की, कैपिटल की रिक्वायरमेंट आती है तो मुझे नहीं लगता कि पैसा रेस करने में ऐसा कोई प्रॉब्लम कंपनी को कभी आएगा। नेक्स्ट वन इज जो नेट एनपीएस ग्रॉस एनपीएस के नंबर्स हमने पहले भी बोला था कि कैसे ये नंबर्स
5.9%, 8.7% था FY18 में, वहां से कंसिस्टेंटली नीचे आया है. ग्रॉस एनपीए नंबर एट 3.2%, नेट एनपीए नंबर इज एट 0.8%, एंड प्रोविजन कवरेज रेशियो इज एट 76%. Now, the most important part of this video, which is valuation scenario analysis. बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है ये एनालिसिस, उसके बारे में अब बात करेंगे. तो अगर करंट एयूएम देखते हैं कंपनी का, दैट इज एट 85,564 करोड़ रुपीस. तो तीन सिनारियोज आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंड एग्रेसिव. सो कंजर्वेटिव सिनारियो में एयूएम ग्रोथ जो है टिल मार्च 2030 हम वी आर एक्सपेक्टिंग 15% कंजर्वेटिव में, 20% मॉडरेट में एंड 25% एग्रेसिव में. नंबर ऑफ ईयर्स 6 ईयर्स हमने दिए. एस्टिमेटेड एयूएम एज पर द ग्रोथ रेट्स 1.97 lakh crore rupees as per conservative estimate, moderate estimate 2.55 lakh crore rupees, and aggressive estimate 3.26 lakh crore rupees. So upside in AUM is around 2.31 times conservative matter में, 2.99 times in moderate case में, and 3.81 times in aggressive case में. Estimated NIMs की अगर हम बात करते हैं तो इसको भी conservative ही रखा है. So वो 8.5% for conservative, 9% for moderate, and 9.5% for aggressive. Though current NIM is on higher side, but still we are becoming little conservative compared to in the aggressive scenario also. So net interest income would be 16,800 crore rupees in conservative way, 22,000 in moderate way, and 31,000 crore rupees in aggressive way. एस्टिमेटेड फी इनकम की अगर हम बात करते हैं तो 1.2 एंड 1.5% से यहाँ पे कंसीडर किया गया है. ये नंबर्स यहाँ पे आ गए. एस्टिमेटेड अदर इनकम का परसेंटेज भी यहाँ पे इंक्लूड किया है. सो ऐसा मिला के टोटल नेट टोटल इनकम एज ऑफ मार्च 2030 वुड बी अराउंड कंजर्वेटिव वे में 19,791 करोड़ रुपीज, moderate way में 27,000 crore rupees and 37,000 crore rupees for aggressive way. NIM, fee income and other income के अलग अलग जो नंबर्स है वो भी हमने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हैं. सो एस्टिमेटेड कॉस्ट टू इनकम की अगर हम बात करते हैं तो इसको बहुत बढ़ा दिया है. 50% कंजर्वेटिव वे में, 45% मॉडरेट में वे में, एंड 40% एग्रेसिव वे में. So operating cost would be 9,800 to 12,302 crore and 15,014 crore rupees in different scenarios. So pre-provisioning operating profit की अगर हम बात करते हैं, so यही वो numbers रहेंगे, 9,896 crore rupees, 15,000 and 22,000 crore rupees. So next slide में अगर हम चलते हैं यहाँ पे, so इस पे क्रेडिट कॉस्ट जो है वो 2.5%, 2.25% एंड 2% ऐसे नंबर्स हमने यहाँ पे कंसिडर किए हैं. So effective operating cost and credit cost अगर मिला ले, so those numbers 7.5%, 7.07% and 6.60% ये आएंगे. So अगर हम ये सारे numbers को एडअप करते हैं और फिर फाइनल प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर निकालते हैं, so that number कंजर्वेटिव वे में रहेगा 4,948 करोड़ रुपीस, मॉडरेट वे में 9,287 करोड़ रुपीस एंड एग्रेसिव वे में 16,000 करोड़ रुपीस. इसमें से अगर टैक्स निकाल देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नंबर्स आप लोगों को सामने नजर आ रहे होंगे. सो अपसाइड सीन इन पैट आफ्टर इन नेक्स्ट 6-7 years would be 8.17% conservative way, 20.14% moderate way and 31.53% aggressive way. इस पे अगर P मल्टीपल लगाता हूं मैं 15, 20 और 25 का मॉडरेट, कंजर्वेटिव, मॉडरेट और एग्रेसिव वे में, तो एस्टिमेटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन ये आप लोगों के सामने नजर आ रहे होंगे आपको. करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 44,000 करोड़ रुपीस. सो कंजर्वेटिव वे में स्टॉक का अपसाइड 3.75% का नजर आ रहा है. फॉर नेक्स्ट 6 years CAGR नॉट वेरी मतलब अपीलिंग नहीं लगता है. बट अगर मॉडरेट या फिर एग्रेसिव वे में अगर ये कंपनी परफॉर्म करती है, वो भी नंबर्स मतलब ऐसे बहुत ज्यादा मतलब एग्रेसिव में नहीं लिए हमने, बट फिर भी मॉडरेट और एग्रेसिव वे में यहाँ पे जो अपसाइड है वैल्यूएशन में वो 20.89% टू 37.37% CAGR की है. सो इंप्लाइड ROAs आर एट 1.88%, 2.73% एंड 3.68%. कंपनी का टारगेट ही 2.8 to 3% का है. तो अगर ये मॉडरेट वे भी अगर बेस आप कंसिडर करते हो तो दिस इज वन कंपनी विच शुड बी ऑन योर रडार फ्रॉम दी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा हमें यहां पे लगता है. सो दोस्तों ये वीडियो यहां पे खत्म होता है. सो आशा करूंगा कि आप हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट करके हमारे
मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करोगे, हो सकता है बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग कंपनीज आपको हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में नजर आएंगे। तो वर्ल्ड का भी प्रोमो कोड यूज करना मत भूलिएगा। 65% का डिस्काउंट भी मिलेगा अगर कॉम्बो ऑफर्स और 3 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए जाओगे, देन द डिस्काउंट वुड बी ऑन अ हायर साइड फ्रॉम 70% टू 75%। तो जरूर इन्वेस्ट को विजिट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।